आज बताएंगे आपको कि जमानत क्या है, जमानत कैसे ली जाती है और बेल लेने के नियम क्या है। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है। जाने अनजाने में कभी भी व्यक्ति से अपराध भी हो जाता है और कभी कभी आपसी रंजिश के कारण अन्य व्यक्ति के द्वारा भी किसी व्यक्ति को झूठे मामलों में फंसाया जाता है। ये झूठे मामलों में फंसाने वाला बहुत सारे ऐसे केस सामने आते रहते हैं। किसी केस में नाम आने से पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली जाती है। ऐसे में बिना कोई अपराध किए ही केवल आपसी रंजिश के कारण किसी संबंधित व्यक्ति को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति के लिए कानून में जमानत लेने का अधिकार प्रदान किया गया है और इस अधिकार का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति जमानत प्राप्त कर सकता है। लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए कई ऐसे अपराध हैं जिनके लिए कानून में जमानत की व्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देंगे कि जमानत क्या होता है, किसी व्यक्ति को जमानत कैसे ले सकते हैं और बेल लेने पर क्या रिस्क है। तो पहला हम आपको बताते हैं कि जमानत क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के कारण पुलिस द्वारा कारागार में बंद कर दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति को कारागार से छुड़ाने के लिए न्यायालय में जो संपत्ति जमा की जाती है या फिर देने की शपथ ली जाती है, उसे जमानत कहते हैं। न्यायालय में जमानत जमा करने पर न्यायालय इस बात से निश्चिंत हो जाता है कि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिए अवश्य आएगा और यदि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिए नहीं आता है तो बेल के रूप में जमा की गई संपत्ति जब्त कर ली जाती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अपराध में जमानत प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान में अपराध की गंभीरता को देखते हुए कई अपराधों में बेल प्रदान नहीं की जाती है और साथ ही जमानत पर रिहा होने पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। जैसे कि आप बेल पर रिहा होने पर विदेश नहीं जा सकते, बिना बताए कोई यात्रा नहीं कर सकते, साथ ही न्यायालय या पुलिस के समक्ष जब भी आवश्यकता हो आपको उपस्थित होना पड़ सकता है। अब बताते हैं अपराध के प्रकार क्या होते हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए भारतीय संविधान में अपराध के दो प्रकार बताए गए हैं, जो कि पहला है जमानती अपराध, दूसरा है गैर जमानती अपराध। तो पहला जमानती अपराध में हम आपको बताते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए छोटे मोटे अपराधों को जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जमानती अपराध की श्रेणी में मारपीट, धमकी देना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से किसी की मौत आदि के मामले आते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसे अपराधों की एक सूची तैयार की गई है। इस सूची में ज़्यादातर ऐसे मामले हैं जिनमें 3 साल या उससे कम की सज़ा हो सकती है। इस तरह के मामले में CRPC की धारा 169 के अंतर्गत थाने से ही बेल दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे अपराधों में आरोपी थाने से ही बेल बॉन्ड भरता है और उसे बेल प्रदान की जाती है। साथ ही कई मामलों में CRPC की धारा 436 के अंतर्गत कोर्ट से जमानत प्रदान की जाती है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ ऐसे अपराध को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है जिनके लिए कोई व्यक्ति बेल नहीं प्राप्त कर सकता। गैर जमानती अपराध का श्रेणी में रेप, अपहरण, लूट, डकैती, हत्या, हत्या की कोशिश करना, गैर इरादतन हत्या, फिरौती के लिए अपहरण आदि शामिल है। यह सभी गंभीर अपराध हैं और इन अपराधों में फांसी अथवा उम्र कैद की संभावनाएं होती है, जिसके कारण न्यायालय से बेल नहीं ली जा सकती। लेकिन CRPC की धारा 437 के अपवाद का सहारा लेकर ऐसे अपराधों में भी जमानत की अर्जी लगाई जा सकती है और न्यायालय द्वारा कोर्ट केस की मेरिट के हिसाब से बेल अर्जी स्वीकृत कर ली जाती है। अपवाद का सहारा लेकर लगाई गई अर्जी कई बार बेल मिल जाती है, लेकिन बेल की अर्जी लगाने वाला कोई महिला या शारीरिक तथा मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही हो सकता है। अब भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में जमानत दो प्रकार के उल्लेख किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला होता है अग्रिम जमानत, ठीक है।
पहला होता है अग्रिम जमानत, दूसरा होता है रेगुलर बेल। अब बताते हैं अग्रिम जमानत क्या है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि अग्रिम जमानत गिरफ्तार होने से पहले ही ली गई जमानत है। जब किसी व्यक्ति को पहले से ही आभास होता है कि उसकी व्यक्ति किसी मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, तो वह व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल लगा सकता है और अग्रिम जमानत भी प्राप्त कर सकता है। सीआरपीसी की धारा 438 में अग्रिम बेल की व्यवस्था की गई है। अग्रिम जमानत मिलने पर आरोपी व्यक्ति को संबंधित मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब बताते हैं रेगुलर बेल या अंतरिम जमानत। सीआरपीसी की धारा 439 में रेगुलर बेल की व्यवस्था की गई है। जब किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मामला पेंडिंग होता है तो वह व्यक्ति उस दौरान रेगुलर बेल की अर्जी लगा सकता है। फिर ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट केस की स्थिति और गंभीरता को देखते हुए अपना फैसला देती है और इस धारा के अंतर्गत आरोपी पर रेगुलर बेल अथवा अंतरिम जमानत प्रदान कर सकता है। रेगुलर बेल के लिए आरोपी से कोर्ट द्वारा मुचलका भराया जाता है और आरोपी व्यक्ति को बेल के दौरान कोर्ट द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होता है। अब बताते हैं जमानत मिलने की शर्त क्या होती है। जब कोई भी अपराधी कोर्ट में बेल प्राप्त करने के लिए अर्जी दाखिल करता है तो कोर्ट द्वारा ऐसे व्यक्ति को कुछ शर्तों के आधार पर ही बेल दी जाती है। जमानत की कुछ शर्तें इस प्रकार होती है। रिहा होने के बाद आप शिकायत करने वाले पक्ष को परेशान नहीं करेंगे। जमानत पर रिहा होने के बाद आप किसी भी सबूत या गवाह को मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। बेल पर रिहा होने वाले अपराधी विदेश यात्रा नहीं कर सकता। इसके साथ ही अपराधी को अपने शहर और एरिया के आसपास ही रहने के लिए भी तय किया जा सकता है। ठीक है। अब है इसके साथ ही कई बार कोर्ट द्वारा अपराधी को हर रोज पुलिस स्टेशन आकर हाजिरी लगाने को भी कहा जाता है और ऐसा न करने पर जमानत को रद्द भी किया जा सकता है। अब बताते हैं कि बेल ना मिलने की वजह क्या होती है। कई बार अदालत में जमानत की अर्जी लगाने पर भी जमानत नहीं मिलती है और बेल न मिलने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जब अदालत को लगता है कि बेल मिलने पर गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, आरोपी भाग सकता है या फिर सबूत को मिटाया जा सकता है, तो अदालत द्वारा बेल की अर्जी दाखिल कर दी जाती है और इसके साथ ही मामलों की गंभीरता भी जमानत को प्रभावित कर सकती है। साथ ही कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है तो ऐसे व्यक्ति को भी जमानत प्रदान नहीं की जा सकती। कोर्ट से जमानत कैसे ले ये बताते हैं आपको। किसी मामले में कोर्ट से बेल लेना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यदि किसी अच्छे वकील द्वारा बारीकी से सभी तथ्यों को देखकर जमानत की अर्जी दाखिल की जाती है तो कोर्ट से आसानी से बेल मिल सकता है। जमानत के लिए अर्जी लिखते समय निम्न बिंदुओं का आपको ध्यान देना चाहिए। जमानत में आपको यह आवश्यक रूप से लिखना चाहिए कि शिकायतकर्ता ने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है और शिकायतकर्ता ने क्यों क्यों किया इसका कारण भी जरूर बताएं ताकि कोर्ट यह समझने में आसानी हो सके कि वास्तव में एफआईआर झूठी दर्ज कराई गई है या सच्ची है। इसके साथ ही जो एफआईआर जो स्टेटमेंट आपके खिलाफ दर्ज कराया गया उसमें कमियां निकाल कर अपने आवेदन पत्र में बताएं। यदि आपके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो आप इसे बेल लेने का आधार बना सकते हैं। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न और अपना आश्रित परिवारों का सहारा लेकर भी बेल ले सकते हैं। जमानत लेने के लिए आप किसी अच्छे वकील के माध्यम से आवेदन करें। इसके साथ ही आपको जमानत के लिए कोई विरोध नहीं करता है तो आप बेल आसानी से मिल जाएगी। साथ ही यदि आपने कोई गैर जमानती अपराध किया है तो आपको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका निर्णय कोर्ट पर ही जो है डिपेंड करता है। ठीक। विरोध कैसे करें। अक्सर जोड़ तोड़कर अपराधी कोर्ट से जमानत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या फिर बेल ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपराधी को सबक सिखाने के लिए बेल का विरोध भी किया जा सकता है और आप ऐसे व्यक्ति की जमानत रद्द भी करवा सकते हैं। बेल का विरोध आप निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। कोर्ट में आप अपने मेडिकल के पेपर साथ में जरूर लेकर जाएं। इन पेपर को दिखाकर बेल का विरोध कर सकते हैं। कोर्ट और अन्य पक्ष बातों को धैर्य शालीनता से सुने और समझे ताकि अगले व्यक्ति को लग सके कि आप बिल्कुल सही हैं। साथ ही कोर्ट को बताएं कि अपराधी बाहर आकर स्वयं और अन्य बाकी गवाहों या सबूतों को प्रभावित कर सकता है और अपनी जमानत का दुरुपयोग कर सकता है। यदि कोर्ट ने अपराधी को बेल दे दी है तो आप भी बेल खारिज करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ध्यान आपको सरकारी वकील और पुलिस पर देना है। यदि वह लोग अपराधी के अपराध को जानते हुए भी अपराधी व्यक्ति की ज़्यादा तरफदारी करते हैं तो इसे बेल लेने में मदद करते हैं तो इसकी शिकायत करके इन्हें बदलवाने की कोशिश
आप कर सकते हैं। साथ ही यदि आप बेल लेने का विरोध करने के लिए किसी अच्छे वकील का सहारा लें तो आप आसानी से बेल का विरोध करके बेल होने से रोक सकते हैं।